नमस्कार। कक्षा 9 माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका, मुख्य रूप से कौन सी पत्रिका थी, प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। वे देशभक्ति कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। ये भी पत्रिकाएं हैं, कर्मवीर और प्रताप। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। ये मुख्य रूप से देखिएगा बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म और जीवन स्थान, जीवन परिचय, ये तो क्या है कि आपको मुख्य रूप से पॉइंट बनाने पड़ेंगे और पॉइंट के अनुसार ही कोई भी जीवन परिचय होता है किसी भी कवि का, लेखक का। तो पॉइंटों से अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और सबसे पहला पॉइंट आप क्या डालोगे, जन्म स्थान। जन्म स्थान में आपको क्या करना है कि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक बन गए थे। जन्म स्थान एवं शिक्षा, ये इनकी पहला जो मुख्य रूप से पहला पॉइंट है। फिर उसके पश्चात आप इनकी रचनाएं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, उनकी रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको रचनाओं में करना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। यहाँ पर आप काव्यगत विशेषताएं करोगे, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पर एक कैदी और कोकिला इस पाठ के बारे में बताया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, एक कविता है और कविता में काव्यगत विशेषताएं लिखी जाती हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना से ये ओतप्रोत थे, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये यहाँ तक आपकी काव्यगत विशेषताएं हो गई। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। ये आपको काव्यगत विशेषताओं में ये भी लिखना है। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। ये कंप्लीट, ये यहाँ तक माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं यहाँ से और संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। ये कंप्लीट आपको काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत करना है। उसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका भाषा शैली। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट क्या होगा, भाषा शैली। इसमें क्या करोगे कि चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है और इन्होंने इस कविता के माध्यम से सरल भाषा का प्रयोग किया है। छंदों से परिपूर्ण और अलंकारों से परिपूर्ण, अधिक रूप से अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। इसके पश्चात देखिए, ब्रितानी उपनिवेशवाद की शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला, ये क्या है, पाठगत विशेषताएं। ये आपका 5th पॉइंट इसमें बनेगा, पाठगत विशेषताएं। कंप्लीट हुआ। तो इस तरह ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय आप अवश्य याद कीजिएगा। कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी क्या होता है, ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है।
बल्कि कैसा गीत है ये? मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार में के रूप में देखने लगा है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। ये पाठगत विशेषताओं के अंतर्गत आपको ये कंप्लीट करना है। और देखिए, कोई भी जीवन परिचय हो, आपको मुख्य रूप से बता दिया जाए कि जीवन परिचय कभी भी बिना पॉइंट के आप अगर लिखोगे तो आप नंबर अधिक नहीं ले पाओगे। जीवन परिचय को करने के लिए, जीवन परिचय लिखने के लिए मुख्य रूप से आपको पॉइंटों में उनकी विशेषताओं के बारे में बताना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं कैदी और कोकिला। मुख्य रूप से इसकी व्याख्या देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर। अभी हमने पाठगत विशेषताओं में आपको बताया भी है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा बताया गया है कि कवि एक कालकोठरी में बंद है और बाहर एक कोयल गा रही है, बोल रही है, अपने मधुर ध्वनि निकाल रही है और कहती है कि क्या गाती हो, हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, और क्यों कभी गाती गाती चुप हो जाती हो, फिर गाने लग जाती हो, रह रह कर अर्थात चुप हो होकर तुम गाना शुरू कर देती हो, क्यों। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ बताओ, क्या लाती हो संदेशा किसका है, और तुम सारे जहाँ में घूमकर आ जाती हो, क्या संदेशा लेकर आती हो, किसका संदेशा लेकर आती हो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रहे जाना। ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं और इन दीवारों के घेरे में मैं कैद हूँ, डाकुओं चोरों और लुटेरों के डेरे में। और ये जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन को डाकू चोर और लुटेरा इनकी संज्ञा दी गई है और कहा है कि मैं तो यहाँ इन डाकुओं चोरों और लुटेरों के बीच में, इनके डेरों के बीच में मैं पड़ा हुआ हूँ, इस जेल में बंद हूँ और मुझे जीने के लिए, अगर मैं जीना भी चाहूँ तो मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देते हैं, और अगर मैं मरना चाहता हूँ तो मुझे तड़प रह जाना, मरने भी नहीं देते हैं और सिर्फ मुझे तड़प तड़प कर रह जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अर्थात मैं आधा भूखा आधा प्यासा इसी प्रकार से इस कालकोठरी में पड़ा हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और मेरे जीवन पर अब दिन रात अंग्रेजी शासन के पहरेदार खड़े रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, और मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंग्रेजी शासन है या फिर अंधेरा अधिक है, बहुत अधिक अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है, या फिर उसका प्रभाव है। मैं ये बात मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया हूँ। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा भी निराश होकर चला जाता है और रात भी बहुत अधिक काली ही कालिमा से परिपूर्ण है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, और इस कालिमा मई रात में, कालिमा से परिपूर्ण इस रात्रि में, हे सखी हे कोयल तुम क्यों जगी हुई हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, और तुम इस तरह से क्यों हुक रही हो, अर्थात इतने कठोर शब्द क्यों बोल रही हो, और वेदना बोझ वाली सी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि तुम्हारे हृदय पर भी बहुत अधिक पीड़ा है। वेदना अर्थात पीड़ा है, और पीड़ा तुम्हारे हृदय पर एक बोझ के समान लगी हुई है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ बोलो, क्या लूटा, कि तुमने ऐसा क्या लूट लिया, ऐसा क्या हो गया। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुलता से परिपूर्ण, कोमलता से परिपूर्ण जो तुम्हारा जो गान है, तुम्हारे पास तो उसका खजाना है, अर्थात मृदुलता का, कोमलता का खजाना है, इतना मधुर बोलने वाली हो। हे कोयल तुम कुछ बोलो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, और तुम इतनी अर्धरात्रि को, आधी रात को इस तरह से चिल्ला रही हो, क्या तुम बावली हो गई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ बोलो।
किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, और ऐसी कौन सी दावा नल है, जंगल में ऐसी कौन सी दावाग्नि लगी हुई है कि जिसकी ज्वालाएं, जिसकी तपत तुम्हें दिखाई दे रही है, जिसका प्रकाश तुम्हें दिखाई दे रहा है। हे कोकिल, हे कोयल, तुम कुछ बोलो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी शासन के द्वारा जो भारतीय सेनानियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों को देख देख कर कोयल अपने मधुर स्वर के स्थान पर बहुत अधिक क्लिष्ट स्वर निकाल रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो चिल्ला रही हो, आधी रात में ऐसे चिल्ला रही है। तो यहाँ पर कोयल के बारे में बताया भी गया है कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम इस तरह से जो चीखती जा रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हे कोयल, मैंने जो ये हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, जंजीरों का अर्थ है लोहे की जंजीरें, लोहे की जो हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, क्या तुम इन हथकड़ियों को देख नहीं सकती हो? क्या तुमसे देखा नहीं जा रहा है? हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ ही नहीं, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश शासन का गहना है। ब्रिटिश शासन अर्थात अंग्रेजी शासन के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो यातनाएं दी जा रही हैं, उनके द्वारा हमें जो हथकड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, वो हथकड़ियाँ हमारे लिए एक गहने के समान हैं। कोलू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और हमें इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि कोल्हू चलाते समय उनसे निकलने वाली चर्रकचू की आवाज़ हमारे जीवन की तान बन गई है। जैसे कि हमारे जीवन में बस उस तान का ही महत्व रह गया है, और हम उस तान के आधार पर ही जीवित हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जिस प्रकार से यहाँ कोल्हू चलाते समय हमारी अंगुलियां हैं जिन गिट्टियों पर रखी जाती हैं, ऐसे उन गिट्टियों पर हमारी अंगुलियों के द्वारा ऐसे गान लिख दिए गए हैं। अर्थात इन अंगुलियों के द्वारा जैसे वो कोल्हू चलाया जाता है गिट्टियों पर रख रख कर, तो उससे मधुर गान की आवाज़ आती है, तो बस हमारा वहीं तक ही अस्तित्व रह गया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट खींचता, और जब हम मोट खींचते हैं कि पानी को उन कुओं में से निकाला जाता है मोट चलाकर, तो मोट खींच कर लगा पेट पर जुआ, हम अपने पेट पर जुआ बांध कर मोट खींचते रहते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इस प्रकार से हम ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, जो उनका घमंड है, हम उनके घमंड को, उनकी अकड़ को खाली कर रहे हैं, अर्थात उनके घमंड को तोड़ देना चाहते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे रुलाने वाली, हे कोयल, तेरे दिल में क्यों करुणा जागृत होगी, अर्थात तुम्हारे दिल में करुणा जागृत नहीं होगी, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तुम रात्रि में ही गजब ढा रही हो। हे आली, हे सखी, तुम रात्रि में गजब ढा रही हो, इस प्रकार से इतने कठोर शब्द बोल रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हूँ, और यह रात्रि का शांत समय है, और इस शांत समय में तुमने पूरे अंधकार को ऐसे बेध दिया है चिल्ला चिल्ला कर, और तुम निरंतर रोती ही जा रही हो। क्यों? ऐसा क्यों? तुम क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम कुछ बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, और चुपचाप मधुर विद्रोह, और कभी कभी तुम मधुरता से परिपूर्ण ऐसे शब्द निकालती हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मधुरता से परिपूर्ण विद्रोह के बीज बो रही हो, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना जागृत कर रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम कुछ बोलो। आगे देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, काली मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए गाली। काली तू रजनी भी काली, हे कोयल, तुम भी काले रंग की हो, और यह रात्रि भी काली है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो भी कालिमा से परिपूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, और ये काली लहरें और कल्पनाएं भी
कालिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि रात्रि है जो कालिमा से परिपूर्ण रहती हैं, तो उसमें उठने वाली जो लहरें हैं, यानी कि मन में जो हमारे लहरें उठती हैं, वो भी क्या है, हमारी कालिमा से परिपूर्ण है। और कल्पनाएं हम जो करते हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, वो सभी कल्पनाएं कालिमा से परिपूर्ण हैं। हमारी टोपी है वह भी काली है, और कमली काली, हमने जो कमली ओढ़ी हुई है वह कमली भी काली है। मेरी लोहे श्रृंखला काली, मेरी ये जो लोहे की जो जंजीरें हैं ये भी काली हैं। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, और जो पहरेदार, हमारे इन जेलों के जो पहरेदार हैं, इनसे निकलने वाली जो हुंकार है, अर्थात वो पहरेदार हम पर जिस प्रकार से हमें डांटते फटकारते हैं, हम पर ऐसे बरसते हैं, तो वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो हुंकार है वो एक ब्याल के समान है। अर्थात जिस प्रकार से एक काला सर्प हम पर हुंकार मारता है, उसी प्रकार से उनकी जो धमकाने की जो प्रवृत्ति है, हमें डांटने की जो प्रवृत्ति है, वो उस सर्प के समान है, सर्प की हुंकार के समान है। तिस पर है गाली ए आली, और हे सखी तिस पर है गाली, और वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई गाली दी जा रही हो, हमारे ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, और हे कोयल तुम इस तरह से कालिमा से परिपूर्ण यहाँ पर ऐसे बोल रही हो, चारों तरफ कालिमा ही कालिमा है, कोई किसी भी प्रकार की आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे काले संकट पर, संकट जो हमारा है, हम पर जो संकट आया हुआ है, वो ऐसा संकट, उस संकट पर मरने की मदमाती, हमारे मन में कभी कभी क्या आती है, हम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कभी हमारे मन में आती है। लेकिन हे कोयल तुम कुछ बोलो, तुम कुछ हमें ऐसा कोई भी उपाय बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और हे कोयल तुम अपने चमकीले चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। जब तुम मधुर आवाज़ निकालती हो, इस प्रकार से चमक से परिपूर्ण ऐसे गीत गाती हो कि कुछ आशा की किरण जग जाए, तो क्यों कर हो तैराती, तुम इस प्रकार से ऐसे शब्द, ऐसे मधुर गीत क्यों कर जाती हो, क्यों गाती हो। हे कोयल तुम कुछ बोलो। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नवभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। मुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे तो एक हरियाली डाली, यानी कि हरे भरे पेड़ों के ऊपर बैठी हुई, तुम्हें हरी भरी डालियों पर तुम बैठी हुई हो, तुम्हें यह डाली नसीब है। लेकिन मुझे तो ये काली माँ से परिपूर्ण यह काली कोठरी ही नसीब है, मेरी तो किस्मत में ये काली कोठरी ही है। तेरा नभभर में संचार, और तुम तो पूरे आकाश में संचार घूमती हो, तुम तो पूरे आकाश में घूमती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मैं तो सिर्फ इस 10 फुट की काल कोठरी में ही बंद हूँ। मेरे लिए तो यह 10 फुट की काल कोठरी ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, और जब तुम मधुर ध्वनि निकालती हो तो तुम्हारे गीत सभी को वहाँ यानी कि अच्छे लगते हैं, अर्थात तुम्हारे गीत सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, और सभी तुम्हारे गीतों पर वाह करने लग जाते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और जब मैं यहाँ इस कालकोठरी में बैठकर रोना भी शुरू कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर रोना भी एक गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, देखो तेरी और मेरी, ये दोनों ही कितनी विषमताएं हैं। हे कोयल तुम्हारी और मेरी दोनों के बीच में बहुत अधिक विषमताएं हैं। बजा रही किस पर रणभेरी, और जिस पर भी तुम क्या बजा रही हो, रणभेरी, अर्थात ऐसा ऐसा स्वर निकाल रही हो कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध किया जाए। कंप्लीट। आगे देखिएगा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हुंकृति पर, और जो हुंकार है, अपनी इन रचनाओं से इस हुंकार पर बताओ मैं क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम कुछ बोलो। हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार, कि अंग्रेजी शासन के द्वारा जो हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो इन अत्याचारों पर मैं अपनी इन रचना के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रचना कर सकता हूँ, एक काव्य रचना कर सकता हूँ, लेखन कर सकता हूँ। तो बैठे बैठे मैं अपने इस जेल में अपनी रचनाओं के द्वारा
बताओ मैं क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम कुछ बोलो। मोहन के व्रत पर, गांधी जी के नियमों पर, गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो नियम बना रखे हैं, व्रत, व्रत का अर्थ होता है नियम, गांधी जी के नियमों का पालन करते करते मैं प्राणों का आशव किसमें भर दूं, मैं अपने प्राणों का बलिदान बताओ मैं कहाँ कर दूं। हे कोयल तुम कुछ बोलो, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तुम कुछ नियम बताओ। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा अभ्यास, प्रश्नोत्तर, प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि बहुत अधिक, कभी हंसने लगता है, कभी रोने की भावना उत्पन्न जागृत होती है, और कभी ऐसा लगता है कि कोयल हमें बहुत अधिक संदेशा लाकर दे रही है। तो इस प्रकार की अनेकों प्रतिक्रियाएं कवि के जीवन में होती हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल ने पूरे जंगल में अग्नि की ज्वाला देखी हुई है, इस तरह से यह हुंकार निकाल रही है, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि यह रणभेरी बजा रही हो। तो ये सभी कवि की प्रतिक्रियाएं हैं कि तुम कोयल यहाँ पर क्यों बोल रही हो, तुम कुछ बताओ। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कोकिल के बोलने के निम्न कारणों की संभावना बताई है कि कोयल आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी जेल कारागृह में बंद हैं और कोयल हुंकार निकाल रही है। तो स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोयल युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, और इस प्रकार से उनके द्वारा कवि के द्वारा कोयल के बोलने के अनेकों कारण बताए हैं, अनेकों कारणों की संभावना बताई है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कोयल के बोलने के कारण कि हे कोयल तुम कुछ बोलो, कि तुम क्या पागल हो गई हो, इस तरह से अर्धरात्रि में चीख रही हो, तुमने क्या देखा है ऐसा, या फिर तुम तो जानती ही नहीं हो कि हमने तो हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, और इस तरह से ये हथकड़ियाँ ही हमारे लिए एक गहना है। और यही कोयल की प्रतिक्रिया थी, और कवि यही संभावना व्यक्त कर रहा है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से रात्रि में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है और प्रकाश की कोई किरण प्रतीत नहीं होती, चंद्रमा भी चला जाता है और फिर अंधेरा रह जाता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी शासन के द्वारा किए गए जो करतूत हैं, अंग्रेजी शासन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अधिक पीड़ित कर रहे थे, तो वो सब अंधेरे के समान थे, अंधकार के समान थे। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर बताया गया है कि हमारे पराधीन भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अधिक यातनाएं दी जाती थी, कि उन्हें जेल की सलाखों के बीच में बंद कर दिया जाता था, उनके हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ डाल दी जाती थी, उनको खाने के लिए भी भोजन पेट भरकर नहीं दिया जाता था, और उनको पेट भरकर पानी भी नहीं पीने के लिए दिया जाता था कि उनकी प्यास बुझ सके। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी क्या थी, ये उनको दी जाने वाली यातनाएं हैं। इस पूरे कविता में ये सब यातनाओं का ही वर्णन है कि उन्हें सिर्फ छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया जाता था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता था, और कोलू का बैल खिंचवाया जाता था और मोठ खींचने लग जाते थे। तो इस प्रकार से उनको पीटा जाता था, बहुत अधिक यातनाएं दी जाती थी। आगे देखो, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताया है कि कोयल बहुत अधिक कोमल और मधुर गाने वाली है, और कोयल के द्वारा अपने भारत देश के सेनानियों को, भारत देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अधिक
उत्साहित किया जा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोयल जब मृदुल आवाज़ निकालती है, कोमल मधुर बोलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वह बहुत अधिक संदेश लेकर आई है। और जब हुंकारने लग जाती है, बहुत अधिक चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो कि वह कुछ संदेशा लेकर आई है और बता रही है कि कहीं कोई समस्या आने वाली है। तो यहाँ पर इन भावों को स्पष्ट किया गया है, कोयल के मीठे स्वरों को बताया गया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अधिक यातनाएं दी जाती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा मोट खिंचवाई जाती थी और कोलू का बैल चलवाया जाता था और इस प्रकार से ब्रिटिश शासन उन पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं लक्षित हो रही थी और वो अंग्रेजी शासन के अकड़ को, उनके घमंड को चूर चूर करने में सक्षम थे। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में जब कोयल चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो कवि को यह अंदेशा था कि इस तरह से तुम क्यों चीख रही हो, क्या कोई समस्या आने वाली है या फिर जंगल में किसी प्रकार की कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसा क्या कारण है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल बाहर रोज आकर कवि की काल कोठरी के सामने ऐसे कभी मधुर स्वर निकालती है तो कभी वह हुंकार निकालती है, अर्थात चिल्लाने लग जाती है। और ऐसे ही ईर्ष्या होने लग जाती है कि देखो कोयल तो पूरे आकाश में घूमती रहती है और मैं यहाँ इस 10 फुट की काल कोठरी में बंद हूँ। कोयल अपने मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है और मुझे यहाँ पर पेट भरकर ना भोजन दिया जाता है और ना मेरी प्यास बुझ पाती है, इतनी पानी की मात्रा दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोयल को ऐसे देखकर कवि के मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां हैं। कहा है, कवि ने कहा है कि हे कोयल, तुम इतनी अपनी जो मधुर आवाज़ है, तुम उस मधुर आवाज़ को अपनी इस हुंकार में परिवर्तित क्यों कर रही हो? इस प्रकार से ऐसे स्वर क्यों बोल रही हो, कि इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? चुपचाप रह जाती हो या फिर अपनी मधुर आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे विद्रोह की भावना जागृत कर रही हो। कंप्लीट। इसके पश्चात देखिएगा, अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि जेल में बंद कवि के हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ डाल दी गई थी और वो हथकड़ियाँ ऐसा प्रतीत हो रही थी कि जैसे कि उनको जीवन भर ये हथकड़ियाँ एक गहने के रूप में, एक सौगात के रूप में प्राप्त हो गई हैं। तो वहाँ हथकड़ियाँ एक गहने के समान प्रयोग की गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बताया है कवि ने कि हमारे लिए तो कोई और गहना नहीं, ये हथकड़ियाँ ही हमारे लिए एक गहने के समान है। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचना कीजिए। काली तू रजनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली, तेरा नववर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। देखो यहाँ पर बताया गया है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ ये काली शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर क्या है? पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार
क्या है देखिएगा, क्योंकि एक काली शब्द से ही यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द की पुनः पुनः आवृत्ति होती है तो वहाँ पर वह पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। कंप्लीट। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 10 आपका पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में आपको बता दिया गया है कि काव्य सौंदर्य हमेशा उस काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि यहाँ किस भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल शब्द हैं या फिर कठिन या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिएगा, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। इस काव्य पंक्ति में बताया गया है कि यहाँ पर दैदय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण दावानल दीखी की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और भाषा सरल एवं सुबोध है। और कवि ने यहाँ पर इस काव्य पंक्ति के माध्यम से दावानल शब्द, तत्सम शब्द और दीखी शब्द तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ज्वालाएं शब्द एक बहुवचन शब्द है। तो इस प्रकार से किस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काव्य पंक्ति में प्रश्न सूचक वाक्य प्रस्तुत हो रहा है। प्रश्न नंबर 11 का ख भाग, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि भाषा सरल एवं सुबोध है और तेरी मेरी द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है और वाह शब्द संबोधन के लिए प्रयुक्त है और गुनाह शब्द हमारा एक फारसी शब्द का प्रयोग किया गया, फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। रणभेरी शब्द है जिस तिस, है ना। तो यहाँ पर संयोजक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है और इस प्रकार से वाह, गुनाह, तेरी मेरी, रणभेरी। तो इस प्रकार यहाँ पर लय युक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। लयात्मकता से परिपूर्ण पंक्तियाँ हैं। रचना और अभिव्यक्ति, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना सुनता होगा, बिल्कुल सत्य है, लेकिन चिड़िया बहुत ही चंचल होती है और कौवा है वो बहुत कर्कश बोलता है और कोयल एक ऐसा पक्षी है जो बहुत अधिक मधुर बोलने वाला और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि यह किसी भी प्रकार की भावना को अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे कि कवि ने यहाँ इस पंक्ति में बताया है कि जब अंग्रेजी शासन हमें प्रताड़ित करते थे, शासन के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता था, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोयल हमें पहले से ही चिल्ला चिल्ला कर हमें इशारा कर रही हो कि अंग्रेजी शासन के द्वारा इस प्रकार से बहुत अधिक यातनाएं दी जाएंगी। तो ऐसा एक कोयल ऐसा पक्षी है जो बहुत अधिक मधुर और समय के अनुसार, समय परिवर्तन के अनुसार वैसी ही आवाज़ निकालता है। और जब आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु जब आती है तो कोयल इतना मधुर बोलती है कि उसकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए एक एक क्षण के लिए तो वहीं पर ही रुक जाने को मन करता है। तो इस तरह से कोयल की मधुर आवाज़ के कारण, उसके गुणों से परिपूर्ण होने के कारण उस पक्षी को यहाँ पर, उस पक्षी का वर्णन किया गया है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी दोनों ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे और दोनों ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होने के कारण, क्योंकि जो अपराधी थे उन अपराधियों के द्वारा जो अपराध किए जाते थे उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि
उनको भी उसी प्रकार से, क्योंकि अपराधी कौन थे, हमारे भारत देश के वासी ही थे, तो इस कारण से वो भारतीय होने के कारण, और ताकि ये आगे चलकर इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर और अधिक विद्रोह न कर दें, इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता था। पाठ्येतर सक्रियता। पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारकर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जैसे कि बाल गृह जेल है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि बच्चों को जो अपराध बच्चों के द्वारा किए जाते हैं, तो वहाँ उन बच्चों को बाल गृह में डाल दिया जाता है, बाल गृह जेलों में डाल दिया जाता है, और उनसे कार्य करवाए जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी उनकी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे भारत देश में बच्चों के साथ प्रकार दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स।